तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत हेलो किसान में। मैं हूं मुकुल शर्मा। हेलो किसान कार्यक्रम में लगातार आपसे जुड़े जो विषय हैं उनको हम शामिल करते हैं, उस पर पूरी जानकारी देते हैं हमारे विशेषज्ञ। चलिए सबसे पहले हमारा जो आज का विषय है उसके बारे में आपको हम जानकारी दे देते हैं। आज खासतौर से आपको हम जानकारी देंगे गेहूं की बुआई एवं उन्नत किस्मों के बारे में, और बात होगी कृषि में उद्यमिता व स्वरोजगार की भी। दोनों ही महत्वपूर्ण विषय, और इन दोनों महत्वपूर्ण विषय से संबंधित कुछ आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर नोट कर सकते हैं, जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये नंबर है 1800113060, साथ ही 1800113061। इन नंबर्स पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो बेहद ही खास मेहमान आज जुड़े हैं। स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं उनका परिचय आपसे हम पहले करा देते हैं। हमारे साथ तो मौजूद हैं डॉक्टर शिवाधार मिश्र जी, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। और उसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर JP शर्मा जी, आप कुलपति हैं शेर कश्मीर कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जम्मू से। बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर शर्मा आपका भी। नमस्कार। तो देखिए महत्वपूर्ण विषय हमारे आज के, क्योंकि ना सिर्फ कृषि में स्वरोजगार की जब हम बात करते हैं, उद्यमिता की हम बात करते हैं, उससे पहले हमारी जो उपज है, अलग अलग फसलें हैं, उनकी खासतौर से बात की जाती है। और अगर हम गेहूं की बात करें, जो कि प्रमुख फसल हमारी खाद्यान्न को अगर हम देखते हैं, आत्मनिर्भरता की जब बात की जाती है, वहाँ भी आवश्यकता यही कि इसके बारे में भी किसानों को पूरी जानकारी हो। डॉक्टर शिवाधार, आपसे हम जानना चाहेंगे, जब गेहूँ की बुआई की हम बात करते हैं, क्या इसका एक समय हम मानकर चलें कि इस समय में हमारे किसान इसकी बुआई कर सकते हैं? देखिए, जो हमारे गेहूं उगाने के जो कई क्षेत्र हैं, उनमें से जो मुख्य क्षेत्र आते हैं भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान जी, दूसरे आते हैं उत्तर पूर्वी मैदान जो हैं, फिर एक हमने अपने भारत को विभाजित कर रखा है कई जोन्स में। उन जोन को कहते हैं, अब जैसे एक आता है सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन में मध्य प्रदेश का काफ़ी कुछ हिस्सा आता है जी, और इस प्रकार से पेनिनसुलर जोन कहलाता है, जो प्रायद्वीप वाला भाग है, और एक हिल जोन भी है। तो इस तरीके से अलग अलग जोन हैं, और अलग अलग जोन्स में अलग अलग इसकी जो बोने की तिथियां अलग हो जाती हैं, क्योंकि हर एक में जो जलवायु है वो थोड़ी थोड़ी भिन्न है। उसके हिसाब से इनका समय परिवर्तन जो बोने का वो भी हो जाता है। अब जैसे उत्तर भारत के नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन जोन जिसे हम कहते हैं, उत्तर भारत का जी, उत्तर पश्चिमी मैदानी भाग जो है, ये सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक क्षेत्र है जी। और इसमें जो सही समय बोने का होता है वो 5 से 15 नवंबर माना जाता है। 5 नवंबर से 15 नवंबर बिल्कुल सही समय माना जाता है। ऐसे क्षेत्रों में जहाँ पे सिंचित क्षेत्र हैं, सिंचाई की व्यवस्था है, वहाँ पर यही समय उचित है। लेकिन जहाँ पर सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं है, पानी की थोड़ी कमी है, बारानी हम वर्षा आधारित उस पर जाना चाहते हैं, तो ऐसे में हम 25 अक्टूबर को भी हम गेहूं की फसल लगा सकते हैं बारानी क्षेत्रों में जहाँ कम सिंचाई उपलब्ध है। यानी क्षेत्रों के अनुसार देखिए जो अलग अलग फसलें हैं उनका चयन हमारे किसानों को करना चाहिए। और बुआई का समय तो आपने जाना अलग अलग क्षेत्रों के लिए, किस्मों के बारे में भी आपको हम आगे जानकारी देंगे। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। गेहूं एक प्रमुख रबी फसल है। विश्व में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में गेहूं की खेती भारत में ही होती है, जबकि उपज के मामले में भारत चीन के बाद दूसरे नंबर पर है। इसकी उपज लगातार बढ़ रही है। ये वृद्धि गेहूं की उन्नत किस्मों और वैज्ञानिक विधियों से हो रही है। उन्नत किस्मों में WB02, HPBW01, सोनाली HP 1633, DVR 162, K88, PWR 999, अमृत HI 1500, शताब्दी K0307, PDW 274,
पूसा V8 107, HD 2888 ली जा सकती है। किस्मों का चयन क्षेत्रीय अनुकूलता और समय विशेष के अनुसार करें। गेहूं की पैदावार के लिए बहुत ज्यादा तापमान की जरूरत नहीं पड़ती है। सूखा या जलवायु परिवर्तन इसकी पैदावार को काफी प्रभावित करते हैं। ऐसे में अच्छी उपज के लिए मौसम की अहम भूमिका होती है। वैसे उन इलाकों में गेहूं की पैदावार अच्छी होती है जहां गेहूं के बढ़ने के समय मौसम ठंडा और नम हो, जबकि फसल पकने और कटाई के समय मौसम सूखा और गर्म हो। इसके बीज के अंकुरण के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान अच्छा माना जाता है, जबकि इसकी उपज के लिए 100 सेंटीमीटर से कम और 75 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा की जरूरत पड़ती है। यही वजह है कि गेहूं की बुआई अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की जाती है। गेहूं की बुआई से पहले किसानों को कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए कि जिन बीजों की वो बुआई करे वो बीज साफ, स्वस्थ और प्रमाणित हो। गेहूं की बुआई के लिए दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। गेहूं की बुआई सीड ड्रिल से की जाए तो इससे उर्वरक और बीज की बचत की जा सकती है। असिंचित गेहूं की बुआई का समय 15 अक्टूबर से 31 अक्टूबर है। सिंचित गेहूं के लिए नवंबर का पहला पखवाड़ा सही होता है। इसमें बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में बोना चाहिए, जिससे अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी मिलती रहे। इसके लिए बीज की मात्रा औसतन 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सही रहता है। वहीं 15 से 20 दिसंबर तक पछेती किस्मों की बुआई जरूर पूरी कर लेनी चाहिए। कतारों से कतारों की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। इसकी बुआई के लिए औसतन 125 किलो बीज की जरूरत होती है। इसमें कतार की दूरी 18 सेंटीमीटर रखें। तो जाना आपने गेहूं की बुआई के दौरान किन बातों का आपको ख्याल रखना होगा। समय की हम बात करें, तापमान की बात की जाए या फिर बात हो तकनीकी आवश्यक हो जाती है। और आज के समय में हम देखते हैं किस तरीके से ना सिर्फ तकनीकी रूप से हमने देखा कृषि क्षेत्र में कितना बदलाव आया है, और उसी के ज़रिए ना उद्यमिता की हम बात करें, स्वरोजगार की हम बात करें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो चला है। इस बारे में प्रोफेसर JP शर्मा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे। हम स्वरोजगार को देखते हैं या उद्यमिता की बात की जाए कृषि क्षेत्र में, और ख़ासतौर से आत्मनिर्भरता जो है कृषि क्षेत्र की वजह से अब काफी झलकती है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? ये आपने सही कहा कि देश में जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं तो आत्मनिर्भरता हमारे किसानों के खेतों से होकर जाती है। ये पहले भी कहते थे उत्तम खेती मध्यम भार निश्चित चाकरी भीख निदान, यानी कि एग्रीकल्चर सबसे अच्छा प्रोफेशन था जी। और आज जो हम महसूस कर रहे हैं कि आने वाले समय में ये हमने सबने महसूस किया है कि ये एक उत्तम प्रोफेशन फिर से बनने जा रहा है जी। आपने कोरोना के काल में देखा होगा कि सभी सेक्टर्स में, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो चाहे और कोई सेक्टर हो, सब में जो है गिरावट आई थी और 23% की जो है गिरावट थी ग्रोथ में। लेकिन एग्रीकल्चर ही एक ऐसा सेक्टर था जिसमें 3.4 पॉजिटिव ग्रोथ थी जी। और इसमें ऐसी रिकवरी हुई है कि 17 साल बाद, यानी 2004 के बाद पहली बार जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का शेयर है वो 20% हो गया है जी। और ये भी 20% तब है हम डायरेक्ट जो है हम रॉ मटेरियल की बात करते हैं। यदि वैल्यू एडिड प्रोडक्ट को यदि हम कंसिडरेशन में लें तो इसका जो एग्रीकल्चर का जो नेशनल इकोनॉमी में शेयर है वो करीब करीब 47% है जी। 60% से ज़्यादा लोगों की लाइवलीहुड एग्रीकल्चर पे बेस्ड है। 52% डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर देता है। तो ये एग्रीकल्चर एक सेक्टर नहीं है, इट इज ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। 50% देश की इकोनॉमी से संबंधित है जी। अब ये प्रश्न आता है कि इसमें उद्यमता की हम पहले बात नहीं करते थे, आज हम कृषि में उद्यमता की बात क्यों करते हैं? उसका कारण ये है कि दिन प्रतिदिन जो खेती योग्य भूमि की उपलब्धता है प्रति परिवार वो घटती जा रही है जी। 1970 में हम देखें तो 2.73 हेक्टेयर एक परिवार के पास में जमीन थी। 2001 में ये घट के 1.5 रह गई और अभी जो है ये सिर्फ 1.08 है। और कुछ राज्यों में, जैसे मैं जम्मू कश्मीर में हूँ, तो यहाँ तो करीब करीब हाफ हेक्टेयर ही है, नेशनल एवरेज का आधा। और 23% ऐसे किसान हैं जिनके पास सिर्फ 23% ऐसे किसान हैं जिनके पास सिर्फ 200 गज जमीन है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इस छोटी जमीन में 1 हेक्टेयर, आधा हेक्टेयर, 200 गज
किस तरह की खेती करें। गेहूं ठीक है, बड़े किसान कर सकते हैं, लेकिन छोटे किसानों को डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा, कॉमर्शलाइजेशन करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर को एज ए बिजनेस के रूप में लेना पड़ेगा, तभी वो अपने परिवारों का लालन पालन कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन टू प्रॉफिटेबिलिटी। बिल्कुल प्रोफेसर शर्मा, इस बारे में और विस्तार से आपसे हम जानकारी लेंगे कि किस तरीके से जो तमाम चुनौतियां हमारे सामने हैं उनसे निपट कर हमारे जो किसान हैं आगे बढ़ सकते हैं। और जैसा आपने कहा कि ना सिर्फ जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है कृषि, किस तरीके से कोरोना काल में भी हमने देखा जो मजबूती प्रदान की, आने वाले समय में यही जो रास्ता है आत्मनिर्भरता की तरफ भी पहुँच रहा है, लेकिन और कैसे इसको हम मजबूती दे सकते हैं, इस बारे में और भी आपसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है, क्योंकि देश की लगभग 60% आबादी की आजीविका कृषि पर निर्भर है। बीते सालों में भारत ने खाद्यान्न, दुग्ध, फल और सब्जियों, मसाले एवं जूट उत्पादन में वैश्विक स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अनुमान के अनुसार खाद्यान्नों की मांग वर्ष 2030 में 345 मिलियन टन हो जाएगी, जिसके लिए देश को अपना उत्पादन हर साल 5.5 मिलियन टन बढ़ाना होगा। ऐसे में उन मानव संसाधनों की जरूरत है जिससे कृषि में उत्पादन, उत्पादकता और दक्षता के साथ साथ कौशल विकास एवं आय सृजन में भी वृद्धि हो सके। कृषि में उद्यम एवं कृषि स्टार्टअप विकास इस चुनौतियों का उचित समाधान बन सकता है। भारत में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी स्टार्टअप प्रणाली है, जिसमें लगभग 12 से 15% की निरंतर वार्षिक वृद्धि होती है। कृषि के क्षेत्र में उद्यमिता व स्वरोजगार के लिए अपार संभावनाएं हैं। कृषि में उद्यमिता हमारे शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार का एक महत्वपूर्ण अवसर साबित हो सकती है। उद्यमिता का एक रणनीति है जो प्रशिक्षण, निगरानी और अन्य प्रकार की सहायता प्रणाली प्रदान करने के माध्यम से संभावनाएं पैदा कर रही है, जो उपयुक्त शिक्षा, कौशल विकास और मार्गदर्शन के माध्यम से विकसित की जा सकती है। देश के अलग अलग हिस्सों में वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर किसान बड़ी ही सफलता से डेयरी पालन, कुक्कुट पालन, मधुमक्खी पालन से जुड़कर अपना उद्यम शुरू किया है। साथ ही इनसे प्राप्त उत्पादों को बाजार में बेच अधिक लाभ भी अर्जित कर रहे हैं। भारत सरकार ने उद्यम विकास के लिए कई तरह की योजनाएं भी बनाई है, जिससे किसानों को मदद मिल सके। तो जाना आपने किस तरीके से अलग अलग योजनाएं हैं वो कारगर साबित हो रही हैं। उद्यमिता, स्वरोजगार की अगर बात की जाती है और अनेकों अवसर हमारे किसानों के सामने हैं, इस पर भी विस्तार से हम चर्चा करेंगे हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनके साथ। यहाँ डॉक्टर शिवाधार, आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि अलग अलग क्षेत्रों के लिए जो किस्में रहती हैं, समय का हमने जाना बुआई का, लेकिन किस्मों की अगर बात की जाए तो कुछ प्रमुख किस्में जिनको अपनाकर किसानों को अच्छा उत्पादन मिल सकता है। जी हाँ, जिस तरीके से मैंने समय बताया कि समय भिन्न भिन्न होता है, उस तरीके से हर एक जोन के लिए अलग अलग किस्में भी संस्तुत की गई हैं। कुछ ही ऐसी किस्में हैं जो दोनों जोन में, जैसे उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र हैं, उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र, दोनों में ही अच्छा काम कर रही हैं जी। तो इसमें कुछ जो खास किस्में आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, इसमें एक है पूसा एसओसी, और ये जो है उत्तर पश्चिमी मैदानों के लिए बहुत अच्छी किस्म है। इसके अलावा और एक दो प्रजातियां हमारे करनाल से निकली हैं, जो गेहूं अनुसंधान संस्थान के है, वहाँ से करण वंदना नाम से एक निकली है और एक करण नरेंद्र नाम से निकली है। ये दोनों प्रजातियां बहुत ही अच्छी हैं और इनको सिंचित क्षेत्रों में समय से विवाह के लिए बहुत अच्छा माना जाता है जी। इसी तरीके से अगर हम थोड़े सा उत्तर पूर्वी मैदानों की तरफ बढ़ते हैं, जैसे बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ, पश्चिमी बंगाल हुआ, तो इनके लिए कुछ प्रजातियाँ बहुत अच्छी हैं। अभी तक तो एक जैसे प्रजाति थी HD 3086, ये उत्तर पश्चिमी मैदानों के लिए संस्तुत थी, लेकिन इसका क्षेत्र विस्तार करके ये देखा गया कि इसका जो उपज है ये पूर्वी मैदानों में भी अच्छी आ रही है, उत्तर पूर्वी मैदानों में जी। तो वहाँ के लिए ये संस्तुत की, जैसे उड़ीसा के लिए ये उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और ये सब हमारे जो पूर्वी प्रदेश हैं उन सब के लिए अच्छी पाई गई है जी। इसी तरीके से एक HD 3249 ये प्रजाति भी हमारे इन क्षेत्रों के लिए
अच्छी पाई गई। जी डॉक्टर शिवाधर, आपने उड़ीसा का जिक्र किया और हमारे पास जो किसान हैं, किसान कॉल सेंटर के जरिए भी अपने जो सवाल हैं वो दर्ज कराते हैं। एक सवाल हमारे पास है सुशांत कुमार जी का, ओडिशा से ही। इनका सवाल है, ओडिशा के लिए गेहूं की कौन सी उन्नत किस्म है जिसका ये इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद अच्छी उपज इनको मिल सकती है? जी हाँ, तो सुशांत जी के लिए बिल्कुल हमने आपके बताने से पहले, उनके सवाल से पहले ही हमने बताया कि HD 3086 का बीज अगर इनके पास उपलब्ध है, अगर इसका नहीं है तो HD 3249 का बीज भी ये अगर कहीं से इनको मिल जाए तो ये बोकर उसकी अच्छी उपज लेते हैं। इसी तरीके से एक प्रजाति और है DBW 252, इसका बीज भी मिल जाए तो ये जहाँ पे कम सिंचाई की उपलब्धता है वहाँ के लिए ये बीज और सही रहेगा। इनके क्षेत्र के लिए तो उपयुक्त है ही है, लेकिन अगर सिंचाई की भी कम इनके पास पानी उपलब्ध है तो हो सकता है। लेकिन अगर पानी उपलब्ध है तो 3086 और जो 3249 मैं बता रहा हूँ, ये दो प्रजातियाँ बहुत अच्छी हैं। चलिए बिल्कुल। देखिए सुशांत जी, उम्मीद करते हैं आपका जो सवाल था उससे आप पूरी तरीके से अब यहाँ जान पाए होंगे कौन सी अच्छी किस्में हैं ओडिशा के लिए। साथ ही प्रोफेसर शर्मा, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जैसा आपने जिक्र किया कि आज के समय में जो बदलाव है कृषि क्षेत्र में हम वो देख रहे हैं, ना सिर्फ अगर हम बात स्टार्टअप्स की करें, एंटरप्रेन्योर की करें, तो ये एक तरीके से जो रास्ता है उसको प्रशस्त कर रहे हैं आत्मनिर्भरता की तरफ। हेलो जी प्रोफेसर शर्मा, आवाज मिल पा रही है आपको हमारी? हाँ जी, जानना चाहेंगे आपसे जिस तरीके से। जी, मैं ये बात कर रहा था कि क्यों उद्यमता का रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा आत्मनिर्भर भारत के लिए। तो मैंने कहा, एक तो सुकृति जमीन, दूसरा एक बड़ा कारण है कि जमीन तो जैसे हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो हमारे पास में सिर्फ 2.4% है वर्ल्ड की लैंड जी, और 2% है वर्ल्ड का पानी। उस पर 18% पॉपुलेशन को हमें भोजन प्राप्त कराना है और 11-12% एनिमल्स को। एक तो ये चैलेंज एग्रीकल्चर में आज के समय में है। दूसरा चैलेंज ये है कि जो हमारा युवा है वो खेती से विमुख होता जा रहा है, विशेषकर युवा जी। तो यदि उसको स्टार्टअप करता है या एग्री बिजनेस करता है, उससे तो जुड़ना चाहता है, लेकिन जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है उसे नहीं करना चाहता। तो और एक जो हम करना चाहते हैं, कम समय में कम जमीन में अधिक आमदनी और जो हमारे युवा हैं उनको रोजगार भी खेती में मिल जाए जी। तो ऐसा जो है सोच चल रही है और वो संभव है कि जो हम एग्रीकल्चर को एग्री बिजनेस में कन्वर्ट करें। तो कन्वर्ट करने के लिए हम एक तो रास्ते बताएं और फिर किसानों की जो क्षमता विकास है, स्किल डेवलपमेंट है, उन क्षेत्रों में करें जिससे वो फायदा उठा सकें। तीसरी, जो गवर्नमेंट का सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ही इस समय मैचिंग सपोर्ट सिस्टम है, उसका फायदा उठा के लिए जो भी स्कीम गवर्नमेंट की आ रही है, चाहे वो स्टार्टअप की आ रही है, चाहे स्किल इंडिया की आ रही है, डिजिटल इंडिया की आ रही है, ये सारी चीज जो स्कीम्स हैं, चाहे आत्मनिर्भर भारत का जो स्कीम है और या FPO की स्कीम है, ये जो सारी स्कीम है एंटरप्रेन्योरशिप के विकास के लिए आ रही है। यदि आप क्षेत्रवार बात करें, यदि समय आपके पास हो जी, कि किस क्षेत्र में क्या क्या संभावना एग्रीकल्चर में। प्रोफेसर शर्मा, इस बारे में आपसे आगे मैं जरूर जानकारी लूंगा किस तरह की संभावना है, जिसके बारे में आप हमें यहाँ जानकारी भी दे रहे थे। फिलहाल हेलो किसान में यहाँ वक्त हो चला है कि छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई, सुना नहीं क्या? KCC ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। KCC का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। KCC ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं गेहूं की बुआई और उसकी उन्नत किस्मों के बारे में, और उसके साथ ही अगर बात की जाती है कृषि में उद्यमिता और स्वरोजगार की, तो इसके लिए किस तरह के अवसर, किस तरह की संभावनाएं हमारे सामने हैं, उनको जाहिर तौर पर हमें जानना होगा, समझना होगा, तभी उनको बेहतर ढंग से हम अपना भी सकते हैं। और जैसा हमने आपको कहा कि हमारे जो किसान हैं वो डीडी किसान कॉल सेंटर पर भी अपने सवाल दर्ज कराते हैं। एक और सवाल हमारे पास है, मध्य प्रदेश से है, उज्जैन के हैं पंकज कुमावत जी, जो जानना चाह रहे हैं कि हम जो भी फसलें उगाते हैं सिर्फ मंडी में उसको बेच सकते हैं या ऑनलाइन पोर्टल पर भी बेचने का विकल्प कोई हमारे पास है। इस बारे में प्रोफेसर शर्मा आपसे हम जानना चाहेंगे। जैसा आप बता रहे थे कि जो युवा हैं उनके लिए भी आवश्यक था कि कुछ जो बदलाव है, तकनीकी बदलाव, उसको समझें। पंकज जी भी शायद इसी बारे में जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से ना सिर्फ मंडियाँ बल्कि ऑनलाइन पोर्टल पर भी क्या वो इसको बेच सकते हैं। ये ज़्यादातर लोगों को पता है, ई नाम करके जो एक स्कीम गवर्नमेंट की शुरू हुई थी, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, उसमें पोर्टल के माध्यम से अपने जो आपका प्रोडक्ट है उसको आप बेच सकते हैं, और बहुत से राज्यों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। और इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं एग्रीकल्चर मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो आपके जिले का है, वहाँ संपर्क कर सकते हैं। ये मंडियाँ स्टार्ट हो गई हैं कि आपको कहीं मंडी में जाने की जरूरत नहीं है, फिजिकली आप इस प्लेटफॉर्म पर भी अपनी चीजें बेच सकते हैं। और मार्केटिंग के क्षेत्र में इतना परिवर्तन और इतनी जागृति पैदा की जा रही है, और इसको भाइयों को फायदा उठाना चाहिए। जी बिल्कुल। तो किसान जो हैं, देखिए वो किस तरीके से लाभ ले सकते हैं इनाम पोर्टल के जरिए भी, इस बारे में प्रोफेसर शर्मा यहाँ हमें बता रहे थे अभी। साथ ही डॉक्टर शिवधार, आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जो गेहूं की बुआई और किस्मों के बारे में आपने बताया, लेकिन बुआई का जो तरीका है वो हम देखते हैं अलग अलग तरीके से होता है, तकनीक जो है अब उसका समावेश इसमें नज़र आता है। क्या बेहतर तरीका माना जाए? देखिए, बेहतर तरीका तो वो है कि हम सही जगह पर बीज डालें, सही दूरी पर बीज डालें, सही मात्रा में बीज डालें, सही गहराई पर बीज डालें। तो ये जो बीज की मात्रा है, बीज की गहराई है, बीज की दूरी है, इन सब को मिलाकर हमें चाहिए कि हमारा खेत जो है ना वो पूरा भरा रहे। अगर कोई भी जगह खाली रह गई तो हमारा जो संसाधन है वो 6 महीने तक, जब तक 3-4 महीने तक जब तक फसल रहेगी तब तक उतना उसका प्रयोग नहीं हो पाएगा। एक तरीके से वो अंडर यूटिलाइज रहेगी। तो जहाँ तक गहराई की बात है, तो आजकल की जितनी भी प्रजातियां हैं उनको कहते हैं कि उनको 5 सेंटीमीटर से गहरा नहीं बोना चाहिए। अगर ज़्यादा गहरा बोएंगे तो उसमें किल्ले कम निकलेंगे, किल्ले कम निकलेंगे तो बालियां कम बनेंगी और कुल उपज में घटोत्तरी होगी। इसी तरीके से बोने से पहले ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हमने पलेवा किया है या नहीं किया है, तो उसमें नमी संरक्षित है या नहीं है। अगर नमी सही तरीके से नहीं होगी तो जमाव सही नहीं होगा, जमाव सही नहीं होगा तो फिर वही जो पौधों की संख्या कम होगी और उपज घट जाएगी। इसी तरीके से दूरी है, अगर ज़्यादा घना कर देंगे बीज या ज़्यादा दूर कर देंगे तब भी वही समस्या आएगी। तो हमें गेहूं के लिए 20 सेंटीमीटर की दूरी रखी गई कि पंक्ति से पंक्ति 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बोया जाए। और इसी तरीके से बीज की मात्रा को अगर देखा जाए तो जैसा कि आपके अभी जो छोटा आपने छोटा सा रिपोर्ट दिखाई थी, उसमें भी आपने बताया कि 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर पर्याप्त होता है। और अगर हम देर से बोते हैं, अगर देर हो जाती बोने में, तो 100 का 125 किलोग्राम कर सकते हैं। अगर किसी तरीके की समस्या है खेत में, जैसे कहीं ऊसर ज़मीन होती है, थोड़ी बहुत ऊसर का असर होता है, तो वहाँ पर हम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, बीज 125 किलोग्राम कर सकते हैं। या बहुत देर हो जाए बोने में, या ज़मीन खराब है, या सूखे में भी हम बीज की मात्रा को घटाते हैं, बढ़ाते नहीं हैं। तो इस तरीके से हम बीज की मात्रा को अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से रखते हैं। बिल्कुल। तो ना सिर्फ बुआई का तरीका बल्कि जो बीज की मात्रा है, देखिए उस पर भी हमें यहाँ ख्याल रखना होता है। और खासतौर से प्रोफेसर शर्मा, यहाँ आपसे भी हम समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से ना सिर्फ बीज की हम बात करते हैं और उसके बाद बाज़ार तक अगर देखा जाए तो काफ़ी सारी संभावनाएं इस बीच में नज़र आती हैं, और उन्हीं पर अब जो सरकार है उसका भी ध्यान है कि कैसे जो युवा हैं उनको जोड़ा जाए, और जिसका जिक्र आपने भी किया एग्री बिजनेस की अगर बात की जाए तो। ये आपने सही कहा, बीज से लेके और मार्केटिंग तक एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अपार संभावना है। क्योंकि बीज की हम बात करें तो जैसे हम इस क्षेत्र की बात करें, मैं जम्मू कश्मीर में हूँ, 12 से 26% ही सीड रिप्लेसमेंट रेट है, जो कि बहुत कम है।
और कहते हैं कि जो 25% जो शेयर होता है प्रोडक्शन में क्रॉप के, वो बीज का होता है। यानी कि अच्छा बीज आपको नहीं मिल रहा तो आपकी प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। तो बीज के क्षेत्र में मैं जब IRI में था और मैंने ये काम यहाँ भी जम्मू कश्मीर में शुरू किया, क्योंकि संस्था के पास में इतना क्षेत्र नहीं होता कि सबकी रिक्वायरमेंट को पूरी कर सके, तो मैंने फार्मर पार्टिसिपेटरी सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम की शुरुआत की है यहाँ जम्मू में भी। और उसमें फार्मर्स को ब्रीडर सीड दे के साइंटिस्ट की देख रेख में बीज उत्पादन कराया जा रहा है, और इसके चलते जो उनको लाभ वैसे होता था उससे 1.5-2 गुना लाभ जो है सीड प्रोडक्शन में उनको हो रहा है। दूसरा, अभी खेती में बात हो रही है डाइवर्सिफिकेशन की, ऐसी फसलें लेना जो कम जमीन में अधिक आमदनी दे सके। तो इसमें जो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं, इवन नर्सरी प्लांट हैं, चाहे वो मेडिसिनल प्लांट के हों, चाहे सब्जियों की नर्सरी हो, चाहे फ्रूट की नर्सरी हो, हम बात करते हैं डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, लेकिन उनको क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल नहीं मिल रहा। मैं आपको जो यहीं की हमारी पूसा की जो वैरायटी है अम्रपाली, इसके लिए एक प्लांट के लिए लोग इतना वेट करते हैं, पहले से बुकिंग कराते हैं, उपलब्धता नहीं हो पाती। यदि किसान ये उद्यमी के रूप में नर्सरी ही पैदा करने लगे तो उनकी आमदनी काफी बढ़ सकती है। डिमांड है पेरी अर्बन एरियाज में और अर्बन एरियाज में। तो एक ये क्षेत्र जो है अनएक्सप्लॉइटेड है, इससे किसानों को जो है बहुत लाभ हो सकता है। और हॉर्टिकल्चर के जरिए डाइवर्सिफिकेशन में एग्जांपल दूं, यहाँ मैं जम्मू में एक छोटे मेले में गया था, किसान भाइयों से बात हो रही थी, आधे एकड़ में गेंदे की खेती से 2.5 लाख रुपए की आमदनी उनको हुई। और वैसे जो ऑन एन एवरेज यहाँ जो इनकम है 1 लाख रुपए पर हेक्टेयर है, तो ये तो हम डबल की बात कर रहे हैं, ये तो 3-4 गुने से ज्यादा की आमदनी किसान ले सकते हैं, बशर्ते कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में डाइवर्सिफिकेशन करें। अब सबसे बड़ी मैं ये कह रहा हूँ कि अब हम जो बड़े किसान हैं, ठीक है, गेहूं, धान, गन्ना, सरसों, इन सब चीजों को कर रहे हैं, करें, भोजन की भी आवश्यकता है, लेकिन जो छोटे किसान हैं, जमीन कम है लेकिन लेबर उनके पास में है, तो वहाँ स्पेशलिटी एग्रीकल्चर की मैं बात करता हूँ कि जिस क्षेत्र में जो चीज की संभावना है उसको पैदा करवाया जाए। और इसके लिए प्रोग्राम भी चला है नेशनल लेवल पे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। एक जिला एक उत्पाद का भी इसके बारे में आपसे जानकारी लूंगा। प्रोफेसर शर्मा, एक और सवाल था हमारे पास हरिकेश चौधरी जी का उत्तर प्रदेश से, और ये जानना चाह रहे हैं कि खाद, बीज और जो दवा है उसकी दुकान ये खोलना चाहते हैं, और इसके लिए कहाँ इनको जानकारी मिल सकती है? अगर कोई युवा जो है वो इच्छुक है इसके लिए, अगर इस क्षेत्र में वो आना चाहते हैं, तो कहाँ से जाके जो जानकारी है हमारे जो युवा हैं वो ले सकते हैं? डॉक्टर शर्मा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो दवाइयाँ हैं गांव से कई किलोमीटर दूर उनका आउटलेट होता है, और दूसरी चीज ये है कि शुद्ध बीज और शुद्ध दवाइयाँ मिलना भी मुश्किल होता है। तो यदि कोई युवा गांव में ही इस दुकान को खोलता है तो उसको तो अपना रोजगार मिलेगा ही, एक आध आदमी को और भी देगा, लेकिन वो किसानों की सेवा करेगा। इसके लिए जो डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर है, जिला कृषि अधिकारी है, उससे संपर्क करें, और वही लोग जो है इसकी जो आपकी एजेंसी है, चाहे सीड की है, चाहे फर्टिलाइजर की है, चाहे इनपुट्स की, उनसे संपर्क आप करेंगे तो आपको जो है उनसे सहायता मिलेगी। और जो केवी के हमारे हर जिले में, उनसे सहायता ले सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रभारी अधिकारी जो है जिला कृषि अधिकारी। चलिए, बिल्कुल उनसे इनको जानकारी और बेहतर ढंग से मिलेगी। हमारे पास एक ईमेल है डॉक्टर शिवाधर गौरव दिवाकर का कानपुर से, ये जानना चाह रहे हैं कि गेहूं की फसल इनको लेनी है और उसके लिए खाद की अगर बात की जाए तो कब और कितनी अवस्था में आवश्यकता पड़ती है? जी हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि गेहूं की फसल के बोने से पहले हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमने पूरी खाद की व्यवस्था कर रखी है नहीं कर रखी है। जी, खाद का जहाँ तक सवाल है कि हम 3 तरीके की खाद जो कि ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की ज़रूरत पड़ती है जी, और इसको हम ज़्यादातर अप्लाई करते हैं। लेकिन आजकल देखा गया है कि जिंक की कमी भी बहुत से स्थानों पे आ रही है, तो हम जिंक को भी एक मुख्य तत्व एक तरीके से मान के चलते हैं कि ये इसकी ज़रूरत है, ये मान के चलते हैं। वैसे तो ये सूक्ष्म पोषक तत्व है जी। और इसके अलावा हम थोड़ा सा आजकल और ध्यान दे रहे हैं कि बायो फर्टिलाइजर, जो जैव उर्वरक हैं, उनको भी प्रयोग किया जाए। उनसे भी जो हम जो दे रहे हैं खाद, उसकी इफ़िशियंसी, उसकी क्षमता बढ़ती है कि उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो जाए जी। इसके अलावा ऑर्गेनिक खादें, जितनी जैविक खादें हैं, जितनी जीवांश खादें हैं, उन सब का प्रयोग अगर किया जाए तो सिर्फ हम
फर्टिलाइजर या उर्वरकों पर ही निर्भर ना रहें, इसके लिए हम और चीज़ें भी प्रयोग करें। जहाँ तक मात्रा का सवाल है तो नाइट्रोजन की 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा प्रयोग की जाती है जी। इसको भी ज़मीन हल्की है भारी है इसके अनुसार प्रथम जो 1/3 मात्रा होती है वो बोने के समय खेत में डाली जाती है, बाकी 1/3 पहली सिंचाई के बाद 1/3 दूसरी सिंचाई के बाद प्रयोग करते हैं। अगर भारी ज़मीनें हैं तो 2 बार में ये काम हो जाता है, आधा बोने के समय और आधा पहली सिंचाई के बाद जी। इसके अलावा जो फास्फोरस और पोटास की मात्रा होती है और उसको जैसे 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 से 80 किलोग्राम पोटास, ये निर्भर करता है कि हम जैसे जो ज़मीन की में कितना उपलब्ध है उसके ऊपर अगर सॉइल टेस्ट करवाएं हमारे खाद देने से पहले तो और भी अच्छा है, नहीं तो ब्लैंकेट एप्लीकेशन जिसको हम संस्तुति कहते हैं कि इस संस्तुति के अनुसार हम 60 से 80 किलोग्राम के बीच में पोटेशियम और लगभग 60 किलोग्राम फास्फोरिक एसिड इसकी हम मात्रा को प्रयोग करते हैं, जो कि बोने के समय ही देना चाहिए। जिंक के लिए जिंक सल्फेट की 25 किलोग्राम मात्रा आपको बोने से पहले खेत में मिलानी चाहिए। फिर भी अगर आप देखते हैं कि आगे आपको जिंक की कमी की अगर कुछ लक्षण दिखाई पड़ते हैं जी, तो आप इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। और छिड़काव में 2.5 किलोग्राम चूने के साथ 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट लेकर इसका घोल बनाकर 400 लीटर पानी में इसका छिड़काव हमारे किसान भाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जितने भी पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म हैं या गौण हैं या जो मुख्य पोषक तत्व हैं, इन सब की पूर्ति कर सकते हैं। और काफ़ी महत्वपूर्ण कि देखिए अगर आपकी जो फसल है उसमें पोषक तत्वों की अगर सही समय पर पूर्ति हो जाएगी तो अच्छी उपज आपको मिल सकेगी, जिसके बाद अच्छा लाभ आप अपनी फसल के जरिए ले सकेंगे। आगे भी आपको हम जानकारी यहाँ देंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। तो
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत हेलो किसान में। आज लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं गेहूं की बुआई और उन्नत किस्मों के बारे में, और खासतौर से कृषि में उद्यमिता और स्वरोजगार पर। देखिए, ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि कैसे इन क्षेत्रों में भी आप आगे बढ़ सकते हैं। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं, ईमेल के जरिए भी अपने सवाल हम तक पहुँचाते हैं। एक सवाल हमारे पास आया हुआ है संजीव कुमार यादव जी का। ये प्रोफेसर शर्मा जानना चाह रहे हैं, संजीव कुमार यादव सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं और जानना चाह रहे हैं डेयरी व्यवसाय में ये आना चाहते हैं, इसके लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिल सकती है और कहां इसके लिए प्रशिक्षण लें? ये बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने किया है। और डेयरी हमारे क्षेत्र प्रदेश में एग्रीकल्चर का अल्टरनेटिव होने जा रहा है जी। और उसका कारण ये है कि 1 बीघा जमीन जिसके पास में है, 2 बीघा जमीन है, वो गेहूं धान से उसका लालन पालन नहीं हो सकता। लेकिन इसी उसमें और ऐसा मानना है कि यदि अच्छा कोई जानवर है तो उस एक जानवर से, गाय या भैंस से 1 एकड़ के बराबर आमदनी हो सकती है जी। अभी डेयरी का जो हमारे एग्रीकल्चर जीडीपी में शेयर है वो 31-32% है, लेकिन आने वाले समय में करीब 50% अगले 10 साल में जो एनिमल हस्बेंड्री है इसका शेयर हो जाएगा। और इसका कारण यही है कि कम जमीन में लोग पशुपालन की ओर बढ़ रहे हैं। और इसको देखते हुए भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत 15,000 करोड़ का जो आवंटन है डेयरी डेवलपमेंट के लिए किया गया है। इसी तरह से फिशरी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए हमारे देश में 20,000 करोड़ का आवंटन आत्मनिर्भर भारत में किया गया है। वैक्सीनेशन के लिए एनिमल्स के लिए 13,340 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो ये अपार संभावना है और इसका फायदा लेने के लिए जैसे डेयरी है तो एक जो एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर, वेटनरी ऑफिसर हर जिले में होता है जी। मेरा हर भाई से अनुरोध है कि चाहे आप उनके ऑफिस को जानते हो या व्यक्ति को जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र एक ऐसी संस्था है जो हर जिले में है और वो उसका काम ही ये है कि वो आपको गाइड करें। और यहाँ तक कृषि विज्ञान केंद्र भी डेयरी डेवलपमेंट के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम कराते हैं। उनका जो सर्टिफिकेट होता है वो लोन वगैरह करने के लिए भी मान्य होता है। तो 2 संस्थाएं हैं, एक तो वेटनरी ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट का जी, और या आपका केवीके का जो इंचार्ज हैं उनसे आप मिलें और सारी जानकारी लें कि इसको कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, पात्रता क्या होनी चाहिए, कागज कौन से लगाने हैं, कहाँ जमा करने हैं, ये 2 संस्था से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए, अलग अलग माध्यम जो हैं वो देखिए मौजूद हैं। साथ ही एक और ईमेल हमारे पास है रवि जी का, ये भोपाल मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। ये डॉक्टर शिवाधर जानना चाह रहे हैं क्या जो जैव उर्वरक हैं हर एक फसल के अलग अलग हैं या हर एक फसल में एक ही जो जैव उर्वरक है उसका इस्तेमाल आमतौर पर किसान कर सकते हैं? देखिए, ये सवाल काफ़ी हमारे किसान भाइयों के दिमाग में रहता है कि ये अलग अलग हैं कि ऐसा है कि जो राइजोबियम होता है, जो एसोसिएट होते हैं, जो उनके सहजीवी होते हैं जी, वो अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे राइजोबियम है, उसकी 7 तरीके की प्रजातियां होती हैं जो अलग अलग फसलों में अलग अलग तरीके से प्रयोग करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो फ्री लिविंग होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम किसी भी फसल में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एजोटोबैक्टर है, उसमें बहुत सारी फसलों को, गेहूँ को के साथ साथ और भी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं जी। तो एजोटोबैक्टर ऐसा है कि इसका अगर हम प्रयोग करें तो नाइट्रोजन की मात्रा काफ़ी कुछ ये वायुमंडल से लेकर हमारे ज़मीन में दे देता है, लगभग 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक दे सकता है जी। इसी तरीके से पीएस भी आता है, फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया इसे कहते हैं। ये जो फास्फोरस होता है उसको घुलनशील बना देते हैं, जो कि पौधे को उपलब्ध हो जाते हैं। तो घुलनशील बनाने के से जो अगर घुलनशील हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारा फास्फोरस हमारी ज़मीन में स्थिर मात्रा में होता है, स्थिर रूप में होता है और बहुत बड़ी मात्रा होती है जी। अगर वही हमारे पौधे को उपलब्ध हो जाए तो हमें अलग से खाद की ज़रूरत कम पड़ेगी या नहीं पड़ेगी। इसी तरीके से आजकल नए आ रहे हैं केएसबी कि पोटास को भी जो ज़मीन में स्थिर है उसको भी घुलनशील बनाकर और पौधे के लिए उपलब्ध कराते हैं। तो ऐसे जिंक के लिए भी आ रहा है। तो हमारे वैज्ञानिक जो सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक हैं जो जैव उर्वरकों पे काम कर रहे हैं, वो इस तरीके के नए वो कल्चर ईजाद कर रहे हैं जिनसे कि हमारे किसान भाइयों को जो स्थिर हुए पोषक तत्व हैं उनको भी पौधों को प्राप्त हो सके और हमारी
जो लागत है, जो फसल उत्पादन की लागत है उसमें कमी आए और इनसे जो सस्ते उपाय हैं इनसे हम अपने उत्पादन की बढ़ोतरी कर सकें। जी बिल्कुल, यानी देखिए जो उपज है वो सीधे तौर पर बढ़ती है और हमें अपनी लागत को भी कम करना है। इस दिशा में भी अब जो हमारे किसान हैं पूरी जानकारी रखते हैं। फिलहाल एक और ईमेल हमारे पास है रमेश जी का छत्तीसगढ़ से। ये प्रोफेसर शर्मा जानना चाह रहे हैं कि प्रसंस्करण के क्षेत्र में ये आना चाहते हैं और उसके लिए जो उचित क्षेत्र है उसमें किसका चयन करें? क्या इसके लिए भी कहीं से इनको मार्गदर्शन मिल सकता है? ये प्रश्न मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि जो चीजें मैं शेयर करना चाहता था उसी से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जी, हमारे देश में प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग इसकी अपार संभावना है। जब हम बात करते हैं कि किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए, मेरा मानना है कि प्रोडक्शन से आमदनी नहीं बढ़ती और हम अब बात कर रहे हैं प्रोडक्शन टू प्रॉफिटेबिलिटी। और मैं एक्सटेंशन का भी जो रोल आज मैं बताता हूं कि पोस्ट प्रोडक्शन रोल है, एक्सटेंशन बियॉन्ड प्रोडक्शन, उसी से उनकी आमदनी बढ़नी है। हमारे देश में मैं कुछ आंकड़े दूं किसान भाइयों को बताने के लिए कि हर साल 3% प्रोडक्शन बढ़ता है और जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज हैं ग्रेन्स में 15 से 20% हैं, वेजिटेबल, फ्रूट्स और फ्लावर में कोई लिमिट नहीं है, कभी 30% भी हो सकते हैं, 40% भी हो सकते हैं। और सारा फोकस जो सरकार हमारा है वो उस 3% को बढ़ाने पे है, पोस्ट प्रोडक्शन पे नहीं है। कुछ सालों से ये योजनाबद्ध तरीके से प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन को हम बढ़ावा दे रहे हैं और अलग से मिनिस्ट्री भी इसी को सोच के बनाई गई कि प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन को कैसे बढ़ावा दें। अब क्या है, बहुत सारी संभावना है। जैसे आपका मेडिसिनल प्लांट्स हैं, एरोमेटिक प्लांट्स हैं, उनको आप उगाते हैं, एलोवेरा उगाते हैं, लेवेंडर उगाते हैं, लेमन ग्रास उगाते हैं, सर्पगंधा, अश्वगंधा उगाते हैं, तो उससे इतनी आमदनी नहीं होती। लेकिन यदि उनको आप प्रोसेस करके बेचें, जी, फल सब्जियां हैं उनको आप बेचते, कई बार गलत हो जाता है, मार्केट में डिमांड नहीं होती, पेरिसेबल कमोडिटी होती है, आपको कई बार तो फेंकना भी पड़ता है, आलू कई बार फेंकना पड़ा, यहाँ तक आपका जो आंवला है उसकी डिमांड नहीं है, उसको फेंकना भी पड़ा, बहुत सस्ते रेट पे गया। लेकिन उसका जब आंवला कैंडी बन जाए या आलू से आपका चिप्स बन जाए या जैम, जेली, अचार, मुरब्बा बन जाए, एक सीधा सा बात, आपका गेहूं है, गेहूं 19-20 रुपए किलो जो भी है या 21 रुपए, तो उसको जो है यदि दलिया बना दिया जाता है, मोटा पीस दिया जाता है, आटा बनाते हैं तो 30-35 का हो जाता है गेहूं को जी, और मोटा पीस दिया जाए तो वो 50-60 रुपए भी, 80 रुपए भी हो सकता है दलिया। इसी तरह से हल्दी है, हल्दी को आप जो हरी हल्दी को बेचेंगे तो आपको 15-20 रुपए किलो मिलेगा, लेकिन उसी को आप जो है पीस के हल्दी का पाउडर बना देते हैं तो 5 किलो हल्दी जो है वो 300 रुपए की हो जाती है, जो कि 100 रुपए की, इसको कहते हैं वैल्यू एडिशन। इसी तरह से बहुत सारे, जैसे आपका दूध है, पेरिसेबल कमोडिटी है, खराब हो जाती है, लेकिन इसका जो पनीर बनाएं, छेना बनाएं और भी जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट आप इसको बनाते हैं तो किसानों को कई गुना फायदा हो सकता है। और ये एक ऐसा क्षेत्र है उद्यमता के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र है, क्योंकि हमारे देश में मैंने आपको बताया पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज 15 से 20%, यानी 300 मिलियन टन की बात करें तो 60 मिलियन टन हम वेस्ट कर रहे हैं, जो कि कई कंट्रीज के प्रोडक्शन से ज्यादा है। तो इस क्षेत्र में अपार संभावना है, चाहे स्पाइसेस की बात करें, चाहे मेडिसिनल प्लांट की बात करें, चाहे गेहूं की बात करें, चाहे किसी और कम्युनिटी की बात करें, तो काफी अवसर हैं युवाओं के सामने जिनका चयन वो कर सकते हैं। और साथ ही लक्ष्मधर, एक और सवाल हमारे पास है प्रमोद जी का राजस्थान से। ये जानना चाह रहे हैं कि कब अपने क्षेत्र में गेहूं की बुआई करें और वहाँ के हिसाब से कौन सी अच्छी किस्म राजस्थान? जैसा मैंने बताया, राजस्थान के लिए ये उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में आता है जी, और जो सारी प्रजातियां मैंने बताई, जैसे करण नरेंद्र है, करण वंदना है, पूसा यशस्वी है और SD 3086 है, तो इस तरीके की बहुत सारी प्रजातियां हैं और राजस्थान के लिए सारी की सारी जो है उपयुक्त हैं जी। आप इन प्रजातियों को लगा सकते हैं। समय जैसा कि मैंने बताया 5 से 15 नवंबर बहुत उचित समय है। उसके बाद जैसे जैसे देरी करते जाएंगे तो प्रजातियों को भी बदलना पड़ेगा, और अगर इन्हीं प्रजातियों को लगा दें तो उपज भी आपकी धीरे धीरे कम होती जाएगी जितनी देर करते जाएंगे। बिल्कुल। साथ ही लक्ष्मधर, अक्सर हम किसानों की एक समस्या ये आती है कि जो अंकुरण है वो एक समान उनको नजर नहीं आता। क्या इसके पीछे किसी तरह की तकनीक है या किसी जानकारी का अभाव हम मानें? इसके कई कारण होते हैं एक्चुअली। सबसे पहली बात यह है कि जमीन में नमी सही तरीके से होनी चाहिए जी। तो नमी अगर सही होगी तो अंकुरण सही होगा, अगर गहराई सही होगी तो अंकुरण सही होगा। अगर बीज आपका खराब है
और नमी भी है, सब कुछ है, गहराई भी सही डाला है, लेकिन बीज खराब है तो अंकुरण फिर सही नहीं होगा। कभी कभी बोने की विधि जो है, विधियों में बहुत सारी विधियां हमारे किसान भाई प्रयोग करते हैं। कुछ किसान भाई आज भी हमने देखा है कि जो ब्रॉडकास्टिंग है, जो छिड़काव विधि होता है ना, उससे बुआई करते हैं, उससे श्रमिकों की तो बचत हो जाती है, लेकिन बहुत सारा बीज बर्बाद हो जाता है। बहुत सारा खेत में ना तो हम कुछ काम कर सकते हैं जब हम ऐसे इस तरीके से छिटकमा बीज से बोते हैं, और उसका सही व्यवस्था नहीं हो सकती, सही देखभाल नहीं हो सकती। तो हम किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि आप हमेशा बीज को कूड़ों में ही बोएं या सीड ड्रिल से ही बोएं। और आजकल तो बोने की नए नए तरीके आ गए हैं, क्योंकि धान के बाद जहां हमारे किसान भाई करते हैं, तो आजकल आपने सुना होगा ये धान की पराली की समस्या है, और पराली की समस्या की वजह से हमारे बहुत सारे किसान भाई इसमें आग लगा देते हैं कि जल्दी से खेत खाली हो। लेकिन आजकल कुछ ऐसी मशीनें उपलब्ध हैं, हैप्पी सीडर है और भी कई तरीके की मशीनें उपलब्ध हैं, जो आपका अवशेष फसल अवशेष खेत में डंठल खड़े हुए हैं उसके बावजूद भी हम गेहूं की बिजाई कर सकते हैं। और इसमें हमें पूरे खेत तैयार नहीं करना पड़ता है। इसको हम जीरो ड्रिलिंग भी कहते हैं, जीरो टिल कल्टीवेशन। हाँ, तो इसमें बिना किसी जुताई के हम सीधे बिजाई करते हैं, और इसका ऐसा देखा गया है कि इसकी उपज में कोई खास कमी नहीं आती है, और इनकी जो खरपतवार है उनकी समस्या का भी समाधान हो जाता है, और फसल अवशेष बाद में चल के वो फायदा ही करता है। चलिए, बिल्कुल, ये खरपतवार जो आपने जिक्र किया इसके बारे में भी आपसे हम आगे जानकारी लेंगे, लेकिन फिलहाल हेलो किसान में यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। हेलो किसान में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं कृषि में उद्यमिता व स्वरोजगार की, और साथ ही गेहूं की बुआई और उसके साथ साथ उसकी उन्नत किस्में कौन सी हैं। हमारे साथ जो विशेषज्ञ हैं वो सारे सवालों के जवाब आपके दे रहे हैं। यहाँ प्रोफेसर शर्मा, एक और सवाल हमारे पास है रोशन जी का हिमाचल प्रदेश से। ये जानना चाह रहे हैं कि मधुमक्खी पालन क्षेत्र में आना चाहते हैं, इसके लिए प्रशिक्षण कहाँ से लें और कितनी संभावना है इस क्षेत्र में? ये बहुत ही उत्तम एक व्यवसाय है। मैं इसके बारे में चर्चा करने वाला था। जिसके पास जमीन भी नहीं है उसको भी ये व्यवसाय को चुन सकता है, क्योंकि इसको खेत की जरूरत नहीं है। मैंड पे रख सकते हैं, रोड के साइड में रख सकते हैं। जब वहाँ पुल नहीं है तो दूसरी जगह उसको स्थानांतरित कर सकते हैं। और एक यही ऐसा उद्यम है जो 1 साल में ही अपनी जो कॉस्ट है उसको रिपेमेंट कर देता है। इसका रिपेमेंट पीरियड 1 साल है, यानी कि एक बक्सा करीब 4000 का आता है और वो अपनी कीमत 1 साल में 4000 लौटा देता है, और उसके बाद सिर्फ फायदा ही फायदा है। यानी कि किसी किसान ने 50 बक्से रखे हैं तो बिना जमीन के
वो जो है 2 लाख रुपए सालाना कमा सकता है। और किसान में बहुत रुचि दिखा रहे हैं, बशर्ते यदि उसमें सिर्फ आप हनी पैदा न करें, उसकी प्रोसेसिंग करें, उसका सर्टिफिकेशन लें, हनी टेस्टिंग कराएं और पैकेजिंग करके बेचें, क्योंकि हनी के रेट में 150 रुपए से लेके 2000 तक का रेंज है। हनी वही है किसान का, लेकिन उसको कैसे पैकेज करते हैं, कैसे ब्रांडिंग करते हैं, उस पर निर्भर करता है। हर जिले में इसमें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बी बोर्ड है, उसके द्वारा भी जो है केवीकेज को सहायता दी जाती है। केवीके लगातार रूप से इसमें सहायता करते हैं और डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर इसकी ट्रेनिंग आयोजित करते हैं, केवीके के माध्यम से भी करते हैं और अलग से भी करते हैं। तो किसान भाई जो भी इसमें इच्छुक हैं वो या तो केवीके में संपर्क करें या डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर से संपर्क करें। मेरे हिसाब से एक ऐसा उद्यम है जो बिना जमीन के भी किसानों को बहुत अधिक आमदनी दे सकता है। जी बिल्कुल, तो देखिए किस तरीके से अधिक आमदनी जो है वो आपको मिल सकती है। साथ ही यहाँ डॉक्टर शिवधार आपसे भी हम समझना चाहेंगे, जिस तरीके से जब गेहूं की हम बात करते हैं तो क्या शुरुआती अवस्था में भी जो खरपतवार हैं वो किसान के सामने आते हैं यहाँ पर चुनौती बनकर? देखिए, जो खरपतवारों का जहाँ तक आपने सवाल किया है, नुकसान तो ये बहुत करते हैं और मुख्यतः शुरुआती अवस्था में ही करते हैं जी। तो शुरुआती अवस्था में ऐसा होता है कि 2 तरीके से हमारे खरपतवार पहले तो मैं ये सुझाव देता हूँ किसान भाइयों को, कोशिश ये करें कि खेत का रख रखाव इस तरीके से करें कि आपको रसायन ना डालने पड़े, लेकिन और संभव हो तो मैकेनिकल तरीके से श्रमिकों से अगर ये काम कराया जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन चूँकि आजकल इसकी उपलब्धता बहुत कम है तो इसके लिए फिर हमारे जो रसायन उपलब्ध हैं उनका प्रयोग करना पड़ता है। रसायन 2 तरीके से होते हैं गेहूं में, एक तो बुआई के बुआई के बाद और जमाव के पहले जी शुरू के जो 2 दिन होते हैं वो प्रयोग करते हैं हम कुछ खरपतवारनाशी प्रयोग करके, जैसे पेंडमेथालिन है उसको भी हम प्रयोग करते हैं जी। और कुछ खरपतवारनाशी ऐसे होते हैं जिनको हम प्रयोग करते हैं बुआई के लगभग 30 दिन बाद। तो 30 दिन के आसपास हम इसका प्रयोग करते हैं, इसको पोस्ट इमरजेंसी भी कहते हैं। इन खरपतवारनाशियों में जो आजकल मेट सल्फ्यूरान है, सल्फोसल्फ्यूरान है, इससे पहले आइसोप्रोटेरान चलता था, लेकिन वो उसकी आजकल प्रतिरोधता आ गई है कि हमारे बहुत सारे खरपतवार ऐसे हैं जो कि उसके लिए प्रतिरोधी हो गए हैं, उनका असर ही नहीं उस पर हो रहा है तो इसलिए हमारा सल्फोसल्फ्यूरान, मेट सल्फ्यूरान वगैरह चल रहा है। तो इन सब की आप उपलब्धता के अनुसार इनको प्रयोग कर सकते हैं। ये विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। हमारे कुछ किसान भाई कहते हैं कि जैसे ज़रूरत किसी सल्फोसल्फ्यूरान को ही ले लीजिए, इसकी 24 ग्राम मात्रा चाहिए होती है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। किसान भाई हमारे सोचते हैं हमारे में खरपतवार कुछ ज़्यादा हो रहे हैं, लाओ हम 24 की जगह 48 डाल दें या 30 डाल दें या 35 डाल दें, या हमारे में कम हो रहे हैं तो हम थोड़ा सा कम डाल दें, हमारे में कम हो रहा है जी। तो ये दोनों ही चीज़ें कदापि ना करें। जितनी मात्रा संस्तुत है किसी खरपतवारनाशी की उतनी मात्रा डालें, इससे आपको ये फ़ायदा होगा, एक तो आपको ज़्यादा बर्बाद नहीं होगा आपका रसायन, दूसरे ये है कि ज़्यादा करने से हो सकता है आपकी फसल पे भी नुकसान कर दे, और कम डालने से जो प्रतिरोधता विकसित हो रही है, प्रतिरोधी हो जा रहे हैं हमारे जो खरपतवार, कम डोज को वो बर्दाश्त कर लेंगे और मरेंगे नहीं, और अगली बार उनका जो बीज होगा वो पता चला थोड़ी ज़्यादा डोज डालने पे भी वो ख़त्म नहीं होंगे। तो इस तरीके से हम छिड़काव के समय, दवाई डालते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जो संस्तुत मात्रा है उसी को ही प्रयोग करें, उससे ना कम ना ज़्यादा। और आमतौर पर हम देखते हैं जो किसान है अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, ये सोचकर शायद ज़्यादा लाभ उनको मिलेगा, लेकिन ये आपके लिए हानि का सबब भी बन सकते हैं। साथ ही प्रोफेसर शर्मा, यहाँ आपसे हम जानना चाहेंगे, एक और ईमेल हमारे पास है महाराष्ट्र से सतीश जी की, और ये जानना चाह रहे हैं जैविक खेती ये करते हैं लेकिन जैविक उत्पाद के बाजार की जानकारी इनको नहीं मिल पा रही, कहाँ से ये जानकारी हासिल कर सकते हैं? ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जैविक खेती, ये हमारे देश में बहुत बढ़ती जा रही है, और इसके उत्पाद को बेचने के लिए पहले तो सर्टिफिकेशन तो मेरे हिसाब से वो कराते ही होंगे जी, लेकिन इसको कई बार 2 तरह से होता है इसमें। एक तो क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे हमने देखा कि कुछ किसान ऑर्गेनिक प्रोडक्ट पैदा करते हैं और उनकी ऐसी क्रेडिबिलिटी बन गई है मार्केट में कि उनका माल पहले से ही बुक हो जाता है कि उसको जो है वहाँ से लोग खरीदेंगे, पहले से बुक कर लेते हैं किसान की क्रेडिबिलिटी के माध्यम से जी। दूसरा, कुछ जैसे फल और सब्जियों के क्षेत्र में कुछ ऐसे उपाय कुछ जिलों ने किए हुए हैं, जैसे मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं कि यहाँ से हमने एक प्रावधान किया है कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है हमारा,
यहाँ से लिफ्ट करके पूरे कंट्री में और विदेशों में भी भेजा जा रहा है। एक परवाज करके स्कीम हमने चलाई है जिसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, हमारा पेरिसेबल कमोडिटी यहाँ से गो एयर के माध्यम से जाती हैं और उसका एक निश्चित किराया किया गया है कि जैसे दिल्ली भेजना है तो 28 रुपये और उस पर 25% की सब्सिडी मिलेगी। तो ये मैं इनसे आग्रह करना चाहता हूँ, अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से संपर्क करें। क्या उन्होंने कुछ ऐसी काउंटर या ऐसे कुछ जगह निश्चित की हैं कि जहां पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की बिक्री अलग से होती हो, क्योंकि ऑर्गेनिक का जो प्राइस होता है वो प्रीमियम प्राइस होता है, नॉर्मल जो कमोडिटी है उससे उसका ज्यादा होता है। तो इन संस्थाओं से संपर्क कर सकते हैं कि कहाँ पे ये व्यवस्था की गई है। तो सारी जानकारी जो है वो सतीश जी को मिल सकेगी। फिलहाल प्रोफेसर जेपी शर्मा जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये हमारे साथ जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इन्होंने हमारे साथ साझा की। साथ ही यहाँ डॉक्टर शिवाधार, आपसे भी हम आखिर में जानना चाहेंगे, हमारे जो किसान हैं लगातार हम देखते हैं अलग अलग किस्में तो आती हैं लेकिन उपलब्धता पर कभी कभी उनको समस्या रहती है। अब जो नई किस्में आ रही हैं उनमें किस तरीके से रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात की जाए या पोषण के लिहाज से बात करें तो कितना बदलाव अब नई किस्मों में है? देखिए, जो नई किस्में हमारे वैज्ञानिक लोग तैयार करते हैं वो नई किस्में इसी आधार पे होती हैं कि हमारे किसी पुरानी किस्म में कोई बीमारी आने का खतरा हो गया या बीमारी आ गई है और उसकी उपज घटने लगी है जी, या आजकल हम इस पे भी कर रहे हैं कि हम अलग अलग परिस्थितियों में जो गेहूं उगा रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ आजकल जो कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की बात चल रही, संरक्षित खेती, तो उसमें कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के लिए हमारे यहाँ से 2 प्रजातियाँ ऐसी हैं जो बहुत अच्छी चल रही हैं जी, जो है HD 3117 और SD CSW 18। ये 2 प्रजातियां ऐसी हैं जो सिर्फ कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की, जिसमें 0 टिल और जिसमें बिल्कुल जुताई ना की जाए और जो फसल का अवशेष प्रयोग करके इसको उगाते हैं, उसमें बहुत अच्छा कर रही हैं। ऐसे ही है एक प्रजाति WV2 जी, ये प्रजाति अच्छे पोषण के लिए है। तो हमारे किसान भाई अलग अलग तरीके से उनको उगाकर उसके ज़्यादा कीमत मिल सकती है, ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें ज़्यादा इस प्रजाति में, जिंक और आयरन जी, ये दोनों ही इसमें बाकी सब प्रजातियों से ज़्यादा हैं। तो जो कमर्शियल टाइप की प्रजातियां हैं, जैसे प्रजातियां कुछ चपाती के लिए बहुत अच्छी हैं, कुछ बिस्कुट के लिए बहुत अच्छी हैं, कुछ दलिया के लिए बहुत अच्छी हैं, कुछ नूडल्स के लिए बहुत अच्छी हैं। तो इस तरीके से हमारे किसान भाई जो कंपनी है जो इन चीज़ों को बनाती हैं, इन उत्पादों को बनाती हैं, उनसे संपर्क करके उसके रेट को पहले से ही फिक्स करके आपस में डिसाइड करके, और उससे पहले भी शायद जो उद्देश्य है वो साफ रहना चाहिए कि हम किस उद्देश्य के साथ इस फसल को लेना चाहते हैं, तभी आप देखिए अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। फिलहाल डॉक्टर शिवाधार मिश्र, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद आपका। तो जाना आज आपने ना सिर्फ अगर हम बात करते हैं गेहूं की बुआई और उसकी उन्नत किस्मों की, बल्कि कृषि क्षेत्र में किस तरीके से उद्यमिता या हम स्वरोजगार की बात करें तो कितने अवसर हैं, कितनी संभावनाएं हैं। आवश्यकता है तो इनको बस समझने की, जानने की और उसके बाद अपनाकर एक कदम आगे बढ़ाने की। अब चलिए हम आपको यहाँ हमारा जो कल का विषय रहेगा उसके बारे में भी जानकारी दे देते हैं। कल खासतौर से बात होगी नींबू वर्गीय फलों की व्यावसायिक खेती की और साथ में आपको जानकारी देंगे शरदकालीन सब्जियों की खेती के बारे में। इसके साथ ही आपका कोई सवाल या सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। साथ ही आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर जाकर आपको हिंदी में टाइप करना होगा हेलो किसान और यहाँ भी आप अपना सवाल या सुझाव लिखकर छोड़ सकते हैं। और साथ ही सबसे महत्वपूर्ण विकल्प, जी हाँ, डीडी किसान कॉल सेंटर का नंबर आप सभी को याद होगा। याद नहीं है तो नंबर नोट कर लीजिए 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 से रात के 10 बजे तक लाइन्स खुली हुई हैं। इसके साथ ही आप ये सारी जानकारी आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी ले सकते हैं। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड आ रहा है इसे आप स्कैन कीजिए और फिर ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी यूट्यूब के माध्यम से ले सकेंगे। तो आज के लिए हेलो किसान में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। की शादी हो जाए। दादाजी का हमेशा से यही सपना था कि इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खुल जाए। कौन पूरा करेगा हमारा सपना? MBBS एडमिशन फॉर्म। गांव में वो नहीं होता है जो चाहता है भगवान।
बल्कि वो होता है जो चाहता है दुबे प्रधान। मैं आपको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी। इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। मिल गई मंजिल मुझे। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 पर। देखिए कार्यक्रम गांव किसान मेरे साथ बुधवार दोपहर 12 बजे दूरदर्शन किसान पर। जानिए कैसे औषधीय पौधे दिलाएंगे भरपूर मुनाफा और ऊंट पालन से किसान होंगे उन्नत। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। टीवी के साथ बदलते भारत की शान।